हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यू असाइनमेंट 4 जो कि कार्य ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 100 न्यूटन का घर्षण बल 50 केजी की वस्तु को 2 मीटर की दूरी पर रोक देता है। घर्षण बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या है? पहले यहाँ हो क्या रहा है ये समझ लें। कोई वस्तु है जो किसी निश्चित वेग से एक सतह पर चलना शुरू करती है। इस वस्तु पर घर्षण बल F कार्य कर रहा है और घर्षण बल F कार्य करने के बाद भी इस बल के साथ साथ ये वस्तु कुछ दूरी तय करती है, राइट। तो कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? घर्षण द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू घर्षण बल इंटू साथ में होने वाला विस्थापन इंटू कॉस थीटा। तो बल 100 है, विस्थापन 2 मीटर है। थीटा 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि वस्तु की गति के दिशा के विपरीत होता है घर्षण बल। घर्षण बल इधर की तरफ लग रहा है और वस्तु की गति इस तरफ हो रही है, यानी कि विस्थापन उसके विपरीत हो रहा है। दोनों के बीच एंगल कितना है? ये इधर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री। और कॉस 180 कितना होता है? और आपको पता होना चाहिए कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। और इसलिए अगर लगाए गए बल और होने वाले विस्थापन की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हों तो किया गया कार्य नेगेटिव होता है, जो कि यहाँ पर भी वही केस है। आंसर इज cos 180 डिग्री के लिए -1 और 100 इंटू 2 यानी कि -200 जूल। घर्षण बल उस वस्तु पर -200 जूल का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक लड़का 50 केजी के भार को उठाकर 5 मीटर की क्षैतिज दूरी तय करता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लड़के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं क्योंकि ये एक्चुअली बहुत सिंपल हैं और जो लोग अलग से कंपटीशन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं उन लोग के लिए काफ़ी ये एक केले के छिलके की तरह खतरा होता है। क्या है कि आपको कौन सा कार्य कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैलकुलेट करने को कहा गया है। और गुरुत्वाकर्षण ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी ऊपर की तरफ कार्य करती है और ये जो व्यक्ति है वो क्षैतिज दिशा में चलता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा इस ओर है, इसका विस्थापन इस ओर है, यानी कि बल और विस्थापन के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो वर्क कार्य क्या हो जाएगा? बल इंटू विस्थापन इंटू cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री 0 होता है, इसलिए किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। जब भी बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे तो किया गया कार्य 0 होगा। व्यक्ति अगर इधर की ओर चल रहा है, सीधे चल रहा है, क्षैतिज दिशा में चल रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य 0 जूल होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल? तो 1 किलोवाट आवर को 1 BOT यूनिट भी कहते हैं। ये वही यूनिट है जिसमें बिजली का बिल आता है, ये ऊर्जा का मात्रक है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मैंने मॉड्यूल में इसको कवर किया है कि आप इसको निकाल कैसे सकते हैं। वैसे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कहाँ से आया ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखें 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 मीटर ऊंचे छत पर 10 केजी के पंखे की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा, खासकर एक पर्टिकुलर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू होता है mgh। तो द्रव्यमान यहाँ 10 है और ऊंचाई भी 10 है, g का मान 9.8 ही ले लेते हैं। ये मल्टीप्लाई डॉट मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 980 जूल, यानी कि C है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 छत पर घूमते पंखे में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये आपके लिए कुछ हद तक मैंने आसान बना दिया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि इसमें स्थितिज ऊर्जा तो होती है, लेकिन एक कंफ्यूज करने वाली चीज़ क्या है कि पंखा जब घूम रहा होता है तो अपने ही स्थान पर घूमता है, आगे तो नहीं बढ़ता। एक गाड़ी जिस तरह से गति करती है, एक रॉकेट जिस तरह से गति करता है, एक बंदूक से निकली गोली जिस तरह गति करती है, एक दौड़ता हुआ व्यक्ति जिस तरह से गति करता है, वैसी गति यहाँ पर नहीं है। पंखा एक ही जगह पर घूम रहा है, तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है या नहीं? तो गतिज ऊर्जा होती है, इसे घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। और घूर्णन गतिज ऊर्जा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द्रव्यमान की जगह
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हाफ m के जगह I और v की जगह क्या हो जाएगा, रेखीय वेग की जगह कोणीय वेग का स्क्वायर। रेखीय गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर होता है और घूर्णन गतिज ऊर्जा हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है, जहाँ I जो है वो जड़त्वाघूर्ण है, ओमेगा कोणीय वेग। तो गतिज ऊर्जा भी होती है घूमते पंखे में, और स्थितिज ऊर्जा भी होती है क्योंकि वो ऊंचाई पर है। क्वेश्चन 6 है कि जो क्वेश्चन 1 है उसमें वस्तु का आरंभिक वेग क्या था। देखिए, एक निश्चित वेग से वस्तु ने चलना शुरू किया, घर्षण बल की वजह से उसका वेग कम होता गया, और अगर वस्तु पे किया गया कार्य पॉजिटिव हो तो उसका वेग बढ़ता जाता है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाती है फलस्वरूप, और अगर किया गया कार्य नेगेटिव हो तो गतिज ऊर्जा घटती जाती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार वस्तु पर किया गया कार्य, जो कि यहाँ पर -200 जूल है, इज इक्वल टू होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस आरंभिक गतिज ऊर्जा। तो वस्तु तो रुक गई घर्षण की वजह से, तो अंतिम गतिज ऊर्जा 0 माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो कि पता नहीं है हाफ, वस्तु का द्रव्यमान 50 और इंटू v स्क्वायर, क्योंकि गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। नाउ सॉल्व कीजिए तो ये 0 तो हट जाएगा क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, माइनस माइनस कैंसल, और ये हो गया 25, v इज इक्वल टू अंडर रूट 200 और भाई 25, तो ये आ गया आपका 8, यानी कि 2√2 मीटर प्रति सेकंड। यानी शुरू में यह वस्तु 2√2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी। इजी। क्वेश्चन नंबर 7 है, समान वेग से गतिशील m तथा 2m द्रव्यमान वाले पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। m तथा 2m द्रव्यमान वाले पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। देखिए, गतिज ऊर्जा का जो एक्सप्रेशन होता है वो हाफ mv स्क्वायर होता है, ऊपर और नीचे आप m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा और नीचे m हो जाएगा। m स्क्वायर v स्क्वायर का मतलब हो जाएगा mv तो संवेग है, mv का स्क्वायर यानी संवेग का स्क्वायर, तो ये आ जाता है गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू, ये मैंने मॉड्यूल में कवर किया है, तो हाफ पी स्क्वायर बाय एम, राइट। तो सीधा आप देख सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो ये एक्सप्रेशन जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा, अभी हमें इससे ही काम चलाना है। ये एक्सप्रेशन भी आप नोट कर लें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। अभी हमें इस एक्सप्रेशन से चलना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चूंकि वेग समान है तो दोनों वस्तुओं के लिए v सेम है मतलब नहीं बदल रहा है, दोनों वस्तुओं के लिए ये यहाँ पे कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा यहाँ पर द्रव्यमान की समानुपाती है, द्रव्यमान की समानुपाती है। तो जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वही गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। तो m और 2m का अनुपात कितना आया, 1/2, यानी कि 1:2। ये हो गया डायरेक्ट आंसर करना। अगर आप प्रोसेस से बनाना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें तो द्रव्यमान 2m है तो 2m v स्क्वायर कैंसिल होके 1:2 आएगा। और शॉर्टकट में ट्रिक क्या हो गया कि चूंकि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान की समानुपाती है और v दोनों के लिए बराबर है, तो जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वही गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा 1:2। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हाफ कैंसिल, v स्क्वायर कैंसिल, mm कैंसिल, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान संवेग वाले दो पिंडों जिनका द्रव्यमान m तथा 2m है कि गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन मैंने बताया वो यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर वेग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। संवेग बराबर है गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, और p तो कांस्टेंट है। देखिए, कंपैरिजन तभी हो सकता है जब जो एक राशि चर हो और बाकी सारे कांस्टेंट है। तो यहाँ पर संवेग दोनों ही वस्तुओं के लिए सेम है, इसलिए संवेग भी कांस्टेंट हो गया। सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है m, और गतिज ऊर्जा m का व्युत्क्रमानुपाती है। जिसका m ज्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। ज्यादा द्रव्यमान वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होगी यदि संवेग कांस्टेंट हो तब।
ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डिवाइड करके भी। तो शॉर्टकट तरीका क्या होगा कि चूंकि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए गतिज ऊर्जाओं का अनुपात इस केस में जहां पर संवेग कांस्टेंट है, द्रव्यमान के अनुपात का उल्टा होगा। द्रव्यमान का अनुपात 1:2 है, तो गतिज ऊर्जा का अनुपात 2:1 होगा। शॉर्टकट, द्रव्यमान का अनुपात का उल्टा कर देना है बस। अदरवाइज आप क्या करेंगे, p²/2m डिवाइडेड बाई p²/2 इंटू दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 2m है, फिर ये काट कूट के भाई 2:1 आ जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1000 न्यूटन प्रति मीटर स्प्रिंग स्थिरांक वाले स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचने पर उसमें उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्प्रिंग को खींचा या दबाया जाए x दूरी से, तो उसमें जो उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है ½ kx²। नाउ पुट करके आप आंसर निकाल ही सकते हैं। 1000 इंटू 10 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, 1/10 मीटर। आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जानते ही होंगे। ये हो गया उसका स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट है, 10/2 यानी कि 5 जूल। क्वेश्चन नंबर 10 है, गति कर रहे ट्रक, कार और साइकिल में समान गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तीनों पर समान बल लगाकर रोका जा रहा है। तो पहले कौन रुकेगा, साइकिल, कार या फिर ट्रक। ये क्वेश्चन मुझे बहुत मज़ेदार लगता है, इसलिए मैं, अगर आप मूड बनाने के मूड में नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सोचने की कोशिश करें, अपना आंसर बताएं, तब मैं करेक्ट आंसर बताऊँगा। तो आई होप आपने सोच लिया होगा वीडियो को पॉज करके। जो करेक्ट आंसर है वो है साइकिल नहीं, कार नहीं, ट्रक नहीं, तीनों एक साथ रुकेंगे सरप्राइजिंगली। क्योंकि बल लगाकर जो आप कार्य करते हैं वही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आपको तीनों की गतिज ऊर्जा 0 करनी है, और अभी स्टार्टिंग में तीनों की गतिज ऊर्जा सेम है, यानी तीनों में, साइकिल, कार और ट्रक, तीनों में आपको गतिज ऊर्जा में समान परिवर्तन करना है। ठीक है, ½ mv² परिवर्तन करना है। वो किसके बराबर होगा, उस पर किए गए कार्य के बराबर होगा, और किया गया कार्य होता है Fs, राइट। तो ये यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तीनों के लिए समान है, और जब तीनों पे ये F समान लगाएंगे तो S = क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² को चलिए किस चीज़ से, ke से डिनोट कर दें, राइट। और ये F जो है वो नीचे आ जाएगा। तो तीनों की गतिज ऊर्जाएं सेम है और तीनों पे बल भी सेम लग रहा है, तो ऑफ कोर्स S भी तीनों के लिए सेम होगा, यानी तीनों समान दूरी पर रुकेंगी, एक साथ रुकेंगी। क्वाइट इंटरेस्टिंग है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज, एक पंप 1000 लीटर पानी को 1 मिनट 40 सेकंड में 10 मीटर ऊंची टंकी पर चढ़ा देता है। पंप की शक्ति क्या है। तो यहाँ पर शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटे लिया गया समय, क्योंकि कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे कार्य कैलकुलेट करना होगा। देखिए, अगर आप गुरुत्व बल के विरुद्ध किसी m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो जो किया गया कार्य है या जो स्थितिज ऊर्जा वस्तु में आएगी वो होती है mgh। यही किया गया कार्य है, और यहाँ पे समय है 100 सेकेंड, राइट। 60 + 40 100 सेकेंड। तो आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ इसको कन्वर्ट करने के लिए। 60 + 40 ओके। नाउ 1000 लीटर पानी का द्रव्यमान 1000 kg होता है। आप आयतन और द्रव्यमान को एक ही मत समझ लीजिएगा। पानी ही एक ऐसा द्रव है जिसके 1 लीटर का द्रव्यमान 1 kg होता है। तो 1000 लीटर का द्रव्यमान 1000 kg, और जी यहाँ पर चलिए 9.8 ले लिया ऑप्शंस को देखते हुए, और h कितना है 10 मीटर है, और समय है 100 सेकेंड। तो इट्स क्वाइट इजी टू डू। 98, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, कंफ्यूज मत होइएगा। 98 × 10 980 वाट। देखिए शक्ति का जो मात्रक है वो वाट है, जेम्स वाट के नाम पर। तो 11 का बी करेक्ट हो गया, 980 वाट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, एक पोल वॉल्ट के खिलाड़ी को किस गति से दौड़ना चाहिए ताकि वो 10 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर सके। तो आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम याद ही होगा कि ऊर्जा खत्म नहीं होती है, या ऊर्जा
प्रोड्यूस भी नहीं होती है, बनती भी नहीं, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया जाता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। हमारे अराउंड हम लोग बहुत सारे उपकरण यूज़ करते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं अभी एक लाइट यूज़ कर रहा हूँ, वो लाइट कैसे प्रोड्यूस कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, है ना। विद्युत भी ऊर्जा है, उसको ये उपकरण प्रकाश में बदल रहा है। क्या है ये उपकरण? चाहे बल्ब हो या कोई और दूसरी तरह की बल्ब हो, लाइट हो, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलती है। अभी मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ, माइक यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या करता है? मेरी आवाज़ जो ध्वनि ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल के फ़ोन तक पहुँचाता है। फिर स्पीकर से मैं सुनता हूँ, उसको लाउड स्पीकर बोलते हैं एक्चुअली। तो लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। तो मोटर क्या करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। गतिज ऊर्जा की जगह यांत्रिक ऊर्जा भी दिया हुआ होता है, लेकिन इन पर्टिकुलर गतिज ऊर्जा। और जो डायनेमो है, जनरेटर, वो गतिज ऊर्जा को या कहीं पर यांत्रिक ऊर्जा भी हो सकता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नॉर्मल जो सेल है या बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर एक पोल वॉल्ट का खिलाड़ी है जो दौड़ता हुआ आता है और एक डंडे की मदद से कूदता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि दौड़ने से जो गतिज ऊर्जा उसको प्राप्त हुई, उसी को वो स्थितिज ऊर्जा में बदल कर कूदता है, राइट। तो हम लोग यहाँ क्या अज्यूम कर लेंगे कि गतिज ऊर्जा हाफ mv², वही किस में बदल जा रही है? उसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जा रही है। यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ नहीं है क्योंकि जरूरत भी नहीं है, m कैंसिल हो जाता है, v² = 2gh हो जाता है। 2 × g 9.8 और h कितना है? 10। तो आप देखेंगे कि v² जो है ये मल्टीप्लाई करके 196 आएगा और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो रूट 196 कितना होता है? 14 मीटर प्रति सेकेंड। जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति, ये शक्ति का मात्रक है, नाम से ही पता चलता है, जो कि 746 वाट के बराबर होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पत्थर को किस वेग से फेंका जाए कि वह 20 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करें? तो आप इसको गति के समीकरण से बनाना पसंद करेंगे या ऊर्जा संरक्षण के नियम से? गति के समीकरण से थोड़ा लेंदी पड़ेगा, ऐसे बहुत आसान हो जाएगा। आप जो गतिज ऊर्जा देंगे वही जैसे जैसे पत्थर ऊंचाई में पहुंचते जाएगा तो ऊंचाई बढ़ने से उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ते जाएगी और पत्थर धीरे धीरे स्लो डाउन होते जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा कम होते जाती है। जब वो मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है तो गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो गतिज ऊर्जा ही धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में बदलते जाती है। तो यहाँ पर जब ये पूर्ण ऊंचाई पे पहुंचेगा तो सारी की सारी गतिज ऊर्जा बदल जाएगी स्थितिज ऊर्जा mgh में। अगेन m कैंसिल, तो v² = 2gh। यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हुए 9.8 नहीं, g को 10 लेना है, राइट। तो 2 × 10 × 10 ये आ गया 400। v² = 400, स्क्वायर दूसरी तरफ गया तो रूट हो गया, 400 का रूट होता है 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। तुरंत सॉल्व हो गया। आपको याद ही रख लेना है v = √2gh। डायरेक्ट फॉर्मूला को ही जब आप याद रख लेते हैं तो वो ट्रिक कर जाता है। तो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले मॉड्यूल में। हैव अ नाइस डे।